हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट में। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। सबको गुड इवनिंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबें हैं उनके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच प्रैक्टिस कराई जाती है। इसलिए नो डाउट आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको मैटर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले अपने क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट कुछ इस प्रकार से है, एवरीथिंग बिगिंस विद एन आइडिया। यानी कि प्रत्येक कार्य की जो शुरुआत होती है, प्रत्येक कार्य की जो शुरुआत होती है या प्रत्येक कार्य को करने के लिए आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। यदि आपको कोई बड़ा से बड़ा कार्य करना है तो उस कार्य के लिए आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, और जितने आपके दिमाग में आइडिया ज़्यादा आते हैं और उसके प्रति यदि आप बड़ी लगन से और मेहनत से कार्य करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो जाते हो। तो यानी कि प्रत्येक चीज़ को करने के लिए दिमाग में जो आइडिया आता है वो एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, ताकि वो आपके लिए आगे चलकर सफलता का मार्गदर्शक बने। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अपन कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं, जिसके अंदर अपन कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और इन प्रश्नों को प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक कंपटीशन में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को ले रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, वही आपको प्रोसेस अपनाना है। कॉपी और पेन लेके बैठना है, प्रत्येक प्रश्न को लिखिए और आंसर लिखने की कोशिश करिए। और उसके बाद जैसे ही अपना सेशन पूरा होता है उसके बाद आपको आंसर कितने सही हुए और इसकी यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे दिया गया है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का, सब पर जाकर आप मुझे फॉलो कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? यानी कि जो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहोगे? सबसे पहली चीज तो आप सजीव किसे कहोगे? सजीव की क्या परिभाषा है? सजीव, सजीव का मतलब है जीव सहित, यानी कि जिसके अंदर जीव हो, जिसके अंदर आत्मा हो। कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा चली जाती है, आत्मा भटकती रहती है। सजीव का मतलब है जो गति करते हैं, ठीक है, पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। लेकिन निर्जीव वे होते हैं जो पाचन नहीं करते, श्वसन नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, तो उसको निर्जीव कहते हैं। सामान्य ये अंतर है। उसके अलावा वृद्धि, विकास, ये सभी पॉइंट इसके अंदर आते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? क्या जीवाणुभोजी को कहते हैं, जीवाणु को कहते हैं, या वायरस को कहते हैं, या सभी को कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश के यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा वायरस। जो वायरस है वो वायरस जो होता है उस वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। जैसे अपन खूब सारा पढ़ रहे हैं 2 साल से कोरोना वायरस, ये जो वायरस होते हैं ये सजीव की तरह भी व्यवहार करते हैं, निर्जीव की तरह भी व्यवहार करते हैं। कब तो सजीव की तरह करेंगे, कब निर्जीव की तरह करेंगे। यदि आप इसको स्वतंत्र खुला छोड़ दोगे, जैसे हाथ के ऊपर आपके ऊपर कोरोना के वायरस है तो हाथ के ऊपर है, या आप खुला यदि फर्श के ऊपर छोड़ दोगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आएंगी तो उसके साथ में जुड़कर उसी के साथ पाचन करेंगे, श्वसन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे और अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा। वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होगी। अब आपको एक बताना है, पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट के अंदर बता दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? और मैं बताना चाहूँगा, यदि पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करें। साथ साथ में आपको जैसे ही पूरा होता है उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश के आंसर यहाँ पर सही आ रहे हैं। जो आपका युगलिना होता है उस युगलिना को पादप व जंतु के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूँगा, योजक कड़ी, जितनी भी योजक कड़ियाँ है सभी योजक कड़ियों को एक पेज के ऊपर लिख लो और बार बार उसको पढ़ो, ताकि प्रश्न जब भी आए आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? यानी कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ब्लड जो होता है वो शुद्ध कहाँ होता है? ये प्रश्न कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला, यानी कि कंपटीशन जो एग्जामिनर जो होता है उसका सबसे फेमस क्वेश्चन है, उसको सबसे प्यारा लगने वाला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? क्या फेफड़ों में होता है, वृक्क में होता है, हृदय में होता है, या धमनी में होता है? कहाँ होता है? बिल्कुल बता दीजिए।
कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी ए होता है फेफड़ा। बिल्कुल, यहाँ पर यदि ऑप्शन के अंदर ख नहीं होता, यानी कि यदि ऑप्शन के अंदर यहाँ पर किडनी नहीं होता, वृक्क नहीं होता, तो आपका आंसर यहाँ पर फेफड़े से ही हो जाता। लेकिन वास्तव में आपके शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त को छानने का जो काम किया जाता है, वो किडनी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना यहाँ पर है। यदि आपके यहाँ पर किडनी ऑप्शन में नहीं होता तो आप यहाँ पर फेफड़ा कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है आपके, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? जो किडनी होती है आपके शरीर में, सामान्यतः 2 किडनियाँ होती है, और 2 किडनियाँ जो होती है वो आपके उदर गुहा में पीछे की ओर स्थित होती है। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? बोमेन संपुट है, ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सही आंसर रहेगा। आंसर यहाँ पर क्या बोमेन संपुट है, ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? ठीक है, तो सही आंसर रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं अधिकांश बच्चे, ग उत्तर सही रहेगा। नेफ्रॉन जो होता है वो नेफ्रॉन, जिसको हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, वृक्क के अणु, वृक्काणु जो होता है उस वृक्काणु को इस किडनी की या वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न याद रखने। न्यूरॉन तो किसकी है? न्यूरॉन तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एक प्रश्न मैं आपसे दे रहा हूं, जो यकृत होता है उस यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं। बता दीजिए कि यकृत जो होता है उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल, यकृत की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? यकृत पालिया, यानी कि यकृत पिंडक होते हैं। सॉरी, यकृत के अंदर क्या होता है? यकृत पिंडक, छोटे छोटे पिंडक होते हैं। उस पिंडकों के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है, जिसको यकृत कोशिका कहता है। उसके अलावा उसके बीच में कुफर की कोशिका भी होती है। तो यकृत के अंदर जो यकृत पिंडक होता है, उस यकृत पिंडक को वास्तव में क्या कहता है? उसको कहता है यकृत की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई। चौथा अपन प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ होता है या कौन सा रसायन होता है? ऐसे कह सकती हो, अमोनिया, NH3, पोटेशियम, यूरिया या सल्फेट? बिल्कुल बता दीजिए यहाँ पर क्या सही रहेगा। मैंने आपको कहा था, एक यकृत का कार्य बताया था आपको, यकृत जब पढ़ाया था बताया था, यकृत के कार्य के अंदर सबसे पहले वी एमिनेशन, अमीनो एसिड से क्या बनता है? अमीनो एसिड से बनता है अमोनिया, और अमोनिया के साथ में CO2 गैस जुड़ती है और क्या बनता है? यूरिया, यानी कि NH2CO NH2। याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो लिंक नीचे दिया गया है, जाके वीडियो को देख लीजिए यकृत वाला, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आंसर ग सही हो जाएगा। यूरिया जो होता है वो यूरिया अधिक मात्रा के अंदर होता है, और यूरिया की यदि मात्रा ज्यादा हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, भोजन में उपस्थित शर्करा, आपके शरीर में जो भोजन होता है उसके अंदर जो शर्करा होती है, यानी कि जो आपके सैकेराइड होता है वो माल्टोज में बदलता है। किसके द्वारा बदलता है? यानी कि शर्करा जो होती है, स्टार्च आप कह सकते हो, शर्करा के अंदर स्टार्च माल्टोज के अंदर बदलेगा, माल्टोज में बदलेगा। इसके बीच में एक एंजाइम आता है जिसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन का दूसरा नाम क्या है? अल्फा एमिलेज। आपको नाम ध्यान रखना है, अल्फा एमिलेज को, अल्फा एमाइलेज को, या आप इसको टाइलिन को, ये की बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर का सही रहेगा। अल्फा एमिलेज होता है वो सैकेराइड को माल्टोज में बदलने का काम करता है, यानी कि स्टार्च जो है वो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है और ये डाई में बदल जाएगा, यानी कि जटिल का सरल में बदलना पाचन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पांचवा प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ जोड़िए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, और इस चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। मैंने आपको कहा था 11वीं क्लास के, अपन 12वीं में जो बच्चे आए उनकी क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बच्चों को जोड़ दीजिए, जैसे ही बच्चे हो जाएंगे तो अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। छठा प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहता है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आज सभी प्रश्न सिंपल है, लेकिन ये कंपटीशन में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। थायराइड को कहते हैं, एड्रिनल को कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं या अग्नाशय को कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं।
यहाँ पर सही आंसर रहेगा पिट्यूटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि शरीर की पूरी ग्रंथियों के ऊपर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। इसलिए पूरी ग्रंथियों का कंट्रोल रखने के कारण इसको मास्टर कहते हैं। और पीयूष के ऊपर कंट्रोल रखने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर ग सही रहेगा। बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही भी है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बता दीजिए। 204, यहाँ पर है 202 लिखना था। 202, 206, 209। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। आंसर ग सही रहेगा। 206 होती है। यदि आप नवजात शिशु की बात करोगे तो नवजात शिशु के अंदर लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है। 300 से भी प्लस होती है। और अस्थियां जो होती है 300 अस्थियों में से कुछ अस्थियां आपस में जुड़ती जाती है, जिसको अस्थियों के जुड़ने की क्रिया को अस्थिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थिकरण। और अस्थि जुड़ते जुड़ते आपस में फ्यूज होकर लास्ट में 206 बच जाती है। यानी कि मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206 है। बहुत फेमस प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सिंपल प्रश्न आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आपके आठवां प्रश्न यहाँ पर है, मेढक में श्वसन किस द्वारा होता है? सबसे पहले मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक जो है वो एक प्रकार का एम्फीबियन है, यानी कि ये उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब होता है चर का मतलब विचरण करने वाला, उभय का मतलब दोनों ओर, जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, जिसको उभयचर कहते हैं। तो यहाँ पर मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं। क्या त्वचा के द्वारा होता है? क्लोम, फेफड़े या सभी? बिल्कुल। ये सामान्यतः जो मेढक होता है उस मेढक के अंदर क्लोम भी होता है, ठीक है, उसके अलावा फेफड़े, उसके अलावा त्वचा। तो यहाँ पर आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। जब स्थल के ऊपर रहता है तब त्वचा से करता है, ठीक है, और सामान्य त्वचा के द्वारा करता है, लेकिन ये फेफड़ों के द्वारा भी शोषण करता है। यदि आपने मेढक के फेफड़ों से संबंधित आपने यदि कहीं वीडियो नहीं देखा है तो अपने पूरा मेढक का डाइसेक्शन, यानी कि डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग, मेढक को चीर के अपन ने इसी चैनल के ऊपर देखा था। वीडियो मिल जाएगा आपको, अपने चैनल पर जाके देख लीजिए, और उसके अंदर आपको फेफड़े अच्छे तरीके से दिखाए गए, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आठवां प्रश्न समझ में आया होगा। नौवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन शब्द किसने दिया था? बिल्कुल, जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन है क्या? तो जो आपका डीएनए यानी कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो होता है वो गुणसूत्र के अंदर यदि आप देखोगे तो गुणसूत्र का छोटे छोटे टुकड़े देखोगे तो गुणसूत्र वास्तव में किसका बना हुआ है? डीएनए का। और यदि आप इस गुणसूत्रों के ऊपर जो डीएनए है और इस गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, और जीन का कार्य रहता है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, यानी कि लक्षणों की जो वंशागति का काम करता है वो जीन करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सर्वप्रथम जीन कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जो भारत के थे, बिल्कुल बिल्कुल, हरगोविंद खुराना। ये आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताब के अंदर। हरगोविंद जो खुराना है, इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मानव या मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। 44 होती है, 46 होती है, 56 होती है या 57 होती है? सबका आंसर से होगा इसमें। बिल्कुल आंसर ख से रहेगा। 46 गुणसूत्र होते हैं, और जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र हमेशा गुणसूत्र अकेले नहीं होता है, ये पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि इसके 23 के जोड़े होते हैं। 23 के जोड़े होते हैं, और 23 गुणसूत्रों में से भी 22 जोड़े समान होते हैं और एक जोड़ा चेंज होता है। 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ा जो होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और महिला के अंदर लिंग गुणसूत्र के अंदर XX होता है मादा, और नर जो होता है उसके अंदर XY होता है। तो ये यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या है। टोटल आपसे पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या तो 46। यदि आपको पूछे मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते तो वहां पर आंसर रहेगा 23। और ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं उसमें से कितने युग्म समान होते हैं, तो 23 युग्म समान होते, 22 युग्म समान होते हैं, एक अलग होता है जिसमें महिलाओं के अंदर XX और पुरुषों के अंदर XY होता है, जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति के अंदर लड़का और लड़की की उपस्थिति होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, 11वां प्रश्न यहाँ पर है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? डार्विन, अरस्तु, मेंडल या लेमार्क? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, एसएससी 2016 के अंदर पूछा गया। ऐसे प्रश्न सिंपल सिंपल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल प्रश्न गलत होने की चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप नहीं पढ़ते हो, सोचते हो कि ये प्रश्न तो सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्नों की बार बार आपको रिवीजन करने की आवश्यकता रहती है। तो 11वां प्रश्न जो रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा मेंडल। मेंडल जो थे, मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिकता के नियम दिए, और नियम कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। और मेंडल ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मटर के ऊपर। और मटर भी कौन सा? उद्यान मटर। 3 प्रकार के मटर होते हैं, उद्यान मटर, जंगली मटर और मीठी मटर। तो अलग अलग इसके वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर मेंडल सही हो जाएगा। मेंडल ने सबसे पहले आनुवांशिकी के अंदर आनुवांशिकता के ऊपर प्रयोग किया, और उन्होंने पाया कि 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी लक्षण। जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो F1PD में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, और जो अप्रभावी होते हैं वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन अप्रभावी भी आगे चलकर प्रभावी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, F2PD में जलकर वो भी अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, और आगे चलकर F3PD के अंदर कुछ लक्षण अलग अलग हो जाता है, यानी कि उसका स्वतंत्र अपव्यून हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है, लास्ट आपका प्रश्न यहाँ पर है, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? वैसे तो मैं आपके लिए सेल बायोलॉजी से संबंधित अलग से प्रश्न लेके आऊँगा, अलग से PDF बना दूंगा, लेकिन एक प्रश्न मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, बहुत फेमस प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? बिल्कुल, क्या राइबोसोम को कहते हैं, हरितलवक को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का? जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लड़के जुड़े हुए हैं, तो सबके अनुसार पेपर बनाना पड़ता है, इसलिए सिंपल भी प्रश्न आएंगे, टफ भी प्रश्न आएंगे, और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेरे को आप बता दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग है। इसके अंदर एक बाहरी झिल्ली होती है, एक अंदर की झिल्ली होती है। बाहरी को आउटर और अंदर को इनर, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अब इसको शक्तिगृह क्यों कहते हैं? शक्तिगृह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, यानी कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण भी होता है और भंडारण भी होता है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। और सबसे पहले कोशिका का शक्तिगृह कहने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? बिल्कुल एस्क्विट्ज नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा था। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे और अपन देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको शेयर करना है, बच्चों को जोड़ना है, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और साथ साथ में घंटी के निशान को भी दबा देना है, ताकि आगे भी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय